हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लॉ आईएएस एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये दो ऐसे आर्टिकल हैं पार्ट 3 के अंदर, यानी कि फंडामेंटल राइट में, जो माइनॉरिटीज़ को गिवन है। यानी ये दोनों ही आर्टिकल माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्टिकल 29 में ये तो लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आर्टिकल 29 के अंदर जो दो क्लॉज लिखे हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2, उसमें कहीं माइनॉरिटी वर्ड यूज नहीं हुआ। वहाँ पे जो यूज हुआ है वो सिटीजन है। इन दोनों ही क्लॉज का इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों आर्टिकल को उससे थोड़ा रिलेट करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी वर्ड कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। अगर आर्टिकल 30 की मैं बात करूँ तो वो भी माइनॉरिटीज़ को राइट्स प्रोवाइडेड है, लेकिन आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया कि माइनॉरिटी जो है वो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक होंगे। यानी इंडिया में माइनॉरिटीज़, यानी आर्टिकल 30 में जो राइट्स गिवन है वो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को गिवन है। अब सवाल ये आता है कि आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं हुआ, आर्टिकल 30 ने माइनॉरिटी को डिफाइन किया तो बहुत वेग डेफिनेशन दिया कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, पर किसी कम्युनिटी का नाम मेंशन नहीं किया। यानी कौन सी कम्युनिटीज़ होंगी। अगर आर्टिकल 30 में फाउंडिंग फादर्स ये लिख देते हैं कि ये वो कम्युनिटीज़ हैं जिसको हम रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फिलहाल में मानते हैं और उन्हें ये प्रोटेक्शन या सेफगार्ड गिवन है, तब तो बात बहुत क्लियर थी। लेकिन वहाँ पे किसी कम्युनिटी को मेंशन नहीं किया गया। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब यह आर्टिकल लिखा जा रहा था उस वक्त हमारे फाउंडिंग फादर्स यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर्स थे, ठीक है, उन्हें ये तो पता था कि हमारे इंडिया में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन उनकी अलग अलग कम्युनिटीज़ में क्या संख्या है, और जो भी कम्युनिटीज़ इंडिया में माइनॉरिटी हैं, ठीक है, रिलीजन या लैंग्वेज के बेस पे, ओके, उन सब की उस समय आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी। ना ही जो कम्युनिटीज़ फॉल करती थी उन कम्युनिटीज़ की बैकवर्डनेस का कोई मेजर था कि वो कम्युनिटीज़ सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली कितनी बैकवर्ड है, ठीक है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे कितनी कम्युनिटीज़ इंडिया में बैकवर्ड हैं या फिर माइनॉरिटी होंगी, ये सब डेटा अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने, मतलब ये दो आर्टिकल्स हमारे फाउंडिंग फादर्स के विजन को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने ये तो विजन किया कि माइनॉरिटीज़ को सेफगार्ड देना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने माइनॉरिटीज़ को सेफगार्ड दे दी। लेकिन कौन सी कम्युनिटीज़ माइनॉरिटी के अंदर आएंगी, ठीक है, लैंग्वेज या रिलीजन के बेस पे, और किन्हें ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सेफगार्ड मिलेंगे, ये तय करना उन्होंने पार्लियामेंट के भरोसे छोड़ दिया कि पार्लियामेंट बाय लॉ ये डिटरमिन करे कि कौन सी कम्युनिटीज़ इंडिया में माइनॉरिटी में हैं और उनको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, सेफगार्ड प्रोवाइड करे। फाइनली स्टोरी आगे बढ़ती है, ठीक है। 1992 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट, और इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। और इस कमीशन ने 5 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी कैटेगरी में डाला, ठीक है, मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट एंड पारसी, ओके। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने यह भी कहा कि ये ऐसी 5 कम्युनिटीज़ हैं जिनका इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंटली लो है। साथ ही साथ ये वो कम्युनिटीज़ हैं जिनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। उस वक्त एक कम्युनिटी पे डिबेट हुआ, जैन कम्युनिटी, कि जैन कम्युनिटी भी एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, इसे भी माइनॉरिटी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाना चाहिए। लेकिन एनसीएम यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने जैन कम्युनिटी को माइनॉरिटी कंसिडर करने से इनकार कर दिया, बिकॉज एनसीएम का कहना था कि जैन कम्युनिटी में जो मेजॉरिटी लोग हैं उनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो वेल ऑफ है, वो अच्छा है, तो उन्हें माइनॉरिटी के बेनिफिट्स देना या उन्हें माइनॉरिटीज़ की सेफगार्ड प्रोवाइड करना ठीक नहीं होगा। फाइनली जैन कम्युनिटी को माइनॉरिटी में इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ 5 कम्युनिटी को 1993 में माइनॉरिटी में रखा गया। फाइनली स्टोरी आगे बढ़ती है, 2014 आता है। 2014 में जैन कम्युनिटी को भी एज ए माइनॉरिटी कंसिडर कर लिया गया। तो आज की डेट में एनसीएम यानी नेशनल काउंसिल फॉर माइनॉरिटी के हिसाब से इंडिया में 6 कम्युनिटी माइनॉरिटी में फॉल करती हैं, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन कम्युनिटी। और इन 6 कम्युनिटीज़ को, ओके, ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 29 को। अब हम कॉम्प्रिहेंसिवली इन दोनों आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 29 में इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज जो है संविधान में वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें 2 क्लॉज हैं, पर उन दोनों क्लॉज के अंदर कहीं माइनॉरिटी वर्ड यूज नहीं हुआ। तो ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा वेग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पर जब हम क्लॉज 1 और 2 का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम ये ध्यान में रख के उनको पढ़ेंगे कि ये दोनों जो क्लॉज हैं वो माइनॉरिटीज़ के रिस्पेक्ट में, यानी माइनॉरिटीज़ के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन जब क्लॉज 2 में आप देखेंगे कि नो सिटीजन, मतलब क्लॉज 2 में आप देखेंगे क्लॉज 2 भारत के सभी सिटीजन को ये प्रोवाइडेड है। तो जब भारत में सभी सिटीजन को प्रोवाइडेड है तो वो माइनॉरिटी हैं तो भी उन्हें कवर मिलता है, अगर कोई सिटीजन माइनॉरिटी नहीं है तो भी उसे क्लॉज 2 के अंदर कवर मिलता है, ठीक है। तो पहले क्लॉज 1 को देखते हैं। Any section of citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.
तो इसको कैसे समझेंगे? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स मतलब भारत के नागरिकों का कोई एक धड़, कोई एक समूह, कोई एक हिस्सा जो भारत की टेरिटरी में रहता हो या भारत का पार्ट, भारत के किसी पार्ट में रहता हो, जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज यानी एक विशेष तरह की भाषा है, स्क्रिप्ट यानी लिपि है, कल्चर यानी संस्कृति है, ठीक है, उन्हें ये अधिकार है कि वो इसे कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपने कल्चर को संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने जनरेशंस को पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कंजर्व करने का तो मतलब यही है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो उन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को प्रिजर्व करे और उसे अपने कम्युनिटी के बाकी जो यंग जनरेशन है उनको पास ऑन करे, ताकि जनरेशन बाय जनरेशन उनका ये लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर प्रोटेक्टेड रहे और चलता रहे। तो मोटा मोटा क्लॉज 1 की भाषा ये कहती है, अगर इसे माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाए तो माइनॉरिटी मतलब वो सारे सिटीजन्स जो किसी माइनॉरिटी समुदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर सिटीजन्स का कोई एक समूह जो भारत के किसी हिस्से में रहता हो, जो भारत के टेरिटरी में रहता हो या भारत के किसी हिस्से में रहता हो, जिनकी अपनी एक विशेष लैंग्वेज, लिपि, कल्चर है, वो उसे प्रिजर्व कर सकते हैं या उसे प्रिजर्व कंजर्व करने का अधिकार है उन नागरिक समूहों के पास, ठीक है। अब क्लॉज 2 की बात कर लेते हैं। क्लॉज 2 इंडिया में सभी सिटीजन को गिवन है, चाहे वो माइनॉरिटी हो या माइनॉरिटी ना हो। तो क्लॉज 2 ये कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन, यानी भारत के किसी भी नागरिक को एडमिशन के लिए मना नहीं की जा सकती किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिसे सरकार चलाती है या जो सरकार के एड या फंड से चलती है, ठीक है। तो ऐसे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे सरकार चलाती है या जो सरकार के एड या फंड से चलती है, वहाँ पे भारत के किसी भी नागरिक को एडमिशन देने से मना नहीं की जा सकती इन 4 ग्राउंड्स पे। पहला है रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज, यानी कि किसी के धर्म, किसी के रेस, किसी की जाति और किसी के भाषा के आधार पे किसी भी नागरिक को ऐसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए नहीं मना की जा सकती जिसे सरकार चलाती हो या जो सरकार के एड या फंड से चलता हो, ठीक है। और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो लैंग्वेज के आधार पर यानी भाषा के आधार पर भेदभाव को मना करता है या प्रोहिबिट करता है। अब हम आर्टिकल 30 देखते हैं। आर्टिकल 30 में आपको माइनॉरिटी वर्ड थोड़ा डिफाइन, मतलब माइनॉरिटी वर्ड को इतना डिफाइन किया गया कि यहाँ हम जो माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं वो धार्मिक या भाषा के आधार पर यानी रिलीजन यानी धर्म और भाषा के आधार पर माइनॉरिटी होंगी। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार देता है कि वो अपने लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसे चला सकते हैं। तो आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 ये कहता है ऑल माइनॉरिटीज़ whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। तो क्लॉज 1 ये कहता है कि भारत की सभी माइनॉरिटीज़, चाहे वो रिलीजन के आधार पे माइनॉरिटी हों या लैंग्वेज के आधार पे हों, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने मनपसंद का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसे चला सकते हैं, ठीक है। यानी जो भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है इंडिया में, वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसे अपने मनपसंद से चला सकते हैं। अब आर्टिकल 30 का जो क्लॉज 1A है, इसे इंसर्ट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। अब देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसने आर्टिकल 19(1)(f) जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू एक्वायर और परचेज प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी एक्वायर या परचेज करने का जो अधिकार था आर्टिकल 19(1)(f) को, उसको रिपील कर दिया। आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसे कोई छीन नहीं सकता, ना स्टेट ना कोई और इंडिविजुअल, यानी आर्टिकल 31 में भी राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने आर्टिकल 19(1)(f) को रिपील कर दिया, आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया और इन दोनों ही आर्टिकल्स को एक लीगल राइट बना के आर्टिकल 300A में डाल दिया। यानी कि आर्टिकल 19(1)(f) आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट के हिस्से, मतलब फंडामेंटल यानी पार्ट 3 से हटा के 300A में डाल दिया, जहाँ पे वो बस एक लीगल राइट बन के रह गए। और उसी अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 30 में 1A इंसर्ट किया गया। अब 1A क्या कहता है? In making any law providing for the compulsory acquisition of property of educational institution established and administered by minority referred to clause 1, the state shall ensure that the amount fixed or determined under such law for acquisition of such property is such as it would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। तो जो आर्टिकल 30 में क्लॉज 1A है, ये कहता है कि पार्लियामेंट जब भी कोई लॉ बनाएगी, ठीक है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट लॉ बना के प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है या लैंड एक्वायर कर सकती है टू कंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पब्लिक बेनिफिट। यानी अगर सरकार को एयरपोर्ट बनानी है, रेलवे बनानी है या कोई भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करनी है या डैम बनानी है, कैनाल्स बनानी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी या लैंड एक्वायर करना है तो वो लॉ बना के एक्वायर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड या प्रॉपर्टी। अब आप देखिए
1A ये कहता है, अगर सरकार कोई कंपलसरी एक्विजिशन की कानून बनाती है और ये अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लैंड या प्रॉपर्टी को इंक्रोच यानी लेता है जो कि कोई माइनॉरिटी ने बनाया है, यानी किसी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ने इस्टेब्लिश किया हो और वही माइनॉरिटी उसे चला रही है, तो इस मामले में सरकार इस बात का ध्यान रखे या गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि जो भी इन्होंने एरिया, जो भी उसकी लैंड या प्रॉपर्टी या इंक्रोच यानी ले रहे हैं, वो तय करते समय जो उसका कॉम्पनसेशन इन्होंने डिटरमिन किया वो कॉम्पनसेशन इतना होना चाहिए कि आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में इन माइनॉरिटीज़ को जो प्रोटेक्शन गिवन है वो वायलेट ना हो। इसमें दो बातें आती हैं। पहला कि अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड या प्रॉपर्टी करता है किनका, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो कोई माइनॉरिटी ने इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर रही हो, उस केस में उस कानून को बनाते समय दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला कि जितना प्रॉपर्टी सरकार एक्वायर करेगी, ठीक है, उनकी जितनी बिल्डिंग, लैंड और जो प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी उसका जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है वो इतना फिक्स करे या इतना डिटरमिन करे कि उनका क्लॉज 1 के अंदर गिवन फंडामेंटल राइट जो है ये वायलेट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, गवर्नमेंट ये प्रयास करे कि जितना एरिया वो कैप्चर कर रही है वो कम से कम, मतलब इतना हो कि उनकी ये राइट एब्रोगेट ना हो, यानी कि अगर गवर्नमेंट कम से कम प्रॉपर्टी उनकी एक्वायर करके भी अपना काम चला सकती है तो चला ले। बिकॉज देखिए, जो गवर्नमेंट उन्हें कॉम्पनसेशन देगी उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बदले, उस कॉम्पनसेशन के बदले ये माइनॉरिटी अपना कहीं और कैंपस खोलेंगे, ठीक है, कहीं अपनी और एजुकेशनल बिल्डिंग बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि वो कॉम्पनसेशन अमाउंट इतना होना चाहिए कि वो एजुकेशनल माइनॉरिटी किसी और अपने प्रेफरेबल जगह पे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर ले और एडमिनिस्टर कर ले, इतना कॉम्पनसेशन देना ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये भी प्रयास करना है कि कम से कम इंक्रोचमेंट हो, ठीक है, बिकॉज माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन है आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 के तहत। अब आर्टिकल 30 का फाइनली क्लॉज 2 देख लेते हैं। क्लॉज 2 कहता है द स्टेट शैल नॉट in granting aid to educational institution discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority whether based on religion or language। आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट जब कभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट या फंड देने का काम करे, उस वक्त स्टेट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ भेदभाव नहीं कर सकती सिर्फ इस बात पे कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चला रही है। मैं रिपीट करता हूँ, यानी सरकार जब भी ग्रांट ऑफ फंड्स यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज को या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देगी तो वो ग्रांट ऑफ फंड देते समय सरकार ये भेदभाव नहीं कर सकती कि वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे कोई माइनॉरिटी चलाती हो, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, तो उस संस्था को फंड देने से मना नहीं कर सकती। यानी कि अगर गवर्नमेंट फंड दे रही है तो सबको देगी, ठीक है, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी को देगी जो उस एरिया में कवर होते हैं। सो किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती जिसे कोई रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चला रही है, ठीक है। यानी सरकार फंड देते समय उन्हें बराबर निगाह से देखेगी, ओके, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें फंड ग्रांट करेगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। मैं थोड़ा सा फाइनली इसको आपके लिए रिवाइज कर दे रहा हूँ। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया गया, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी डिफाइन किया गया लेकिन उसके बहुत वेग डेफिनेशन थे। वहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी को रिलीजन या लिंग्विस्टिक बेसिस दिया गया, पर इस बेसिस पे कोई कम्युनिटी तय नहीं की गई बिकॉज उस समय इन सारी बातों को तय करने के लिए देश में डेटा नहीं था, इन कम्युनिटीज़ के डेटा नहीं थे। तो जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उनको 29 और 30 के अंदर सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए, लेकिन कौन सी कम्युनिटीज़ को ये बेनिफिट और इंटाइटल्ड होगा सेफगार्ड, वो पार्लियामेंट के भरोसे छोड़ दिया गया कि वो तय करे कि कौन सी कम्युनिटीज़ माइनॉरिटी में फॉल होंगी, और उसकी जो बैकग्राउंड थी मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 29 में दो क्लॉज हैं, दोनों ही क्लॉज में सिटीजन्स की बात हुई है। क्लॉज 1 में जो सिटीजन की बात हुई है वो माइनॉरिटी के रेफरेंस में बात हुई है। क्लॉज 2 में जो सिटीजन की बात हुई है वो भारत के सभी सिटीजन को गिवन है, चाहे वो माइनॉरिटी में फॉल करते हो चाहे माइनॉरिटी में नहीं फॉल करते हो, जो भी नागरिक हैं उन पे वो क्लॉज 2 इंटाइटल्ड होता है। आर्टिकल 30 की बात करें तो जो क्लॉज 1 है वो माइनॉरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने और उनको अपने मनपसंद से चलाने का अधिकार देती है। 1A ये कहता है कि सरकार अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी तो इस बात का ध्यान रखे कि उनको इतना कॉम्पनसेशन दे या उनका प्रॉपर्टी कम से कम इंक्रोच करे ताकि उनका आर्टिकल 30 के अंदर जो क्लॉज 1 में फंडामेंटल राइट गिवन है वो एब्रोगेट या वायलेट ना हो। क्लॉज 2 ये कहता है कि जब सरकार यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंड दे उस वक्त सरकार सबको बराबर निगाह से देखेगी, यानी अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे कोई लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी चलाती है तो उसे फंड देते समय सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 29 एंड 30। थैंक यू सो मच।